दोस्तों, हमारे ग्रंथों में आपने अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र पी जाने वाली कहानी के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में अगस्त्य मुनि समुद्र पी गए थे या इसके पीछे कोई साइंटिफिक पहलू है। क्या उस समय इंसान द्वारा ये संभव था या इसके पीछे कोई सीख देने की कोशिश की गई है। क्या अगस्त्य तारे यानी कैनोपस और अगस्त्य मुनि के बीच में कोई रिश्ता था। इस कहानी में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। क्या अगस्त्य मुनि की समुद्र पीने की ये कहानी सिर्फ माइथोलॉजी है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। सनातन धर्म की पौराणिक कहानियों के पीछे छिपे इन्हीं रहस्यों को आज हम जानेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त्य मुनि और अगस्त्य तारे के बीच में क्या संबंध है। अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र पी जाना क्या दिखाता है। चलिए जानते हैं अगस्त्य तारे के बारे में, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कैनोपस स्टार भी कहा जाता है। 22 मई को अगस्त्य तारा अस्त हो जाता है और 7 सितंबर को ये वापस उदय होता है। कैनोपस स्टार अगर हम देखने की कोशिश करें तो पृथ्वी के दक्षिण दिशा की तरफ दिखाई देता है। अंटार्कटिका में ये बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। अर्थ से इस स्टार की दूरी 310 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर यानी 95 अरब किलोमीटर। अब आप 95 अरब इंटू 310 करके देख लीजिए कि स्टार की दूरी पृथ्वी से कितनी है। हमारे सौरमंडल के तारे यानी सूर्य से यह 100 गुना बड़ा है। सूर्य से कैनोपस की ग्रेविटी भी लगभग 100 गुना ज्यादा है। यानी कि कैनोपस की ग्रेविटी, उसका मास, उसकी लाइट पृथ्वी पर भी और यहाँ के सौरमंडल के ग्रहों पर भी असर डालती है। कैनोपस स्टार यानी अगस्त्य तारा कराइना तारा मंडल में आता है। दोस्तों, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि हमारा सौरमंडल गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगाता है और उसी के अनुसार ये तारा भी युगों के अनुसार यानी हजारों सालों के अनुसार अपनी दिशा बदलता रहता है। माना जाता है कि ये तारा धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगस्त्य मुनि को इसी तारे से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि उन्होंने इस तारे पर पूरी रिसर्च की थी, इसके प्रभाव के बारे में जाना था। लगभग 5200 बीसी के समय यह विंध्याचल के पर्वतों के ऊपर दिखाई देता था और धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ बढ़ने लगा और 3100 बीसी में यह उत्तर में दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में दिखाई देने लगा था। इससे अंदाजा लगाया जाता कि अगस्त्य मुनि का समय 5200 ईसा पूर्व था। यानी कि जो लोग कहते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन सिर्फ 1000 या 1500 ईसा पूर्व की है, तो इस एविडेंस के द्वारा हम कह सकते हैं कि 5200 ईस्वी में तो अगस्त्य मुनि आए थे। वैदिक सिविलाइजेशन तो इससे भी पुरानी है। दोस्तों, एक और संयोग है कि 22 मई को जब अगस्त्य तारा अस्त हो जाता है, उसके बाद में यानी कि लगभग 1 हफ्ते के बाद में मानसून की शुरुआत होती है। लगभग 1 जून को केरला में मानसून पहुंच जाता है। यानी कि मानसून का और अगस्त्य तारे का, कैनोपस स्टार का भी एक संबंध है। मानसून और अगस्त्य तारे का क्या संबंध है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नॉर्मली लोग जानते हैं कि सूर्य के कारण समुद्रों का वाष्पीकरण होता है, इसके बाद में बरसात की शुरुआत होती है। लेकिन प्राचीन भारत के महान संत और वैज्ञानिक आचार्य वराह मिहिर ने बताया है कि अगस्त्य तारे और सूर्य की वजह, इन दोनों की वजह से समुद्र का यानी कि दक्षिण के समुद्रों का वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन होता है। जैसे ही अगस्त्य तारा अस्त होता है यानी दिखाई देना बंद करता है, उसके 1 हफ्ते बाद मानसून की शुरुआत हो जाती है। भले ही सूर्य का योगदान समुद्र के वाष्पीकरण में ज्यादा है, लेकिन अगस्त्य तारे का भी योगदान कम नहीं है। जैसा कि हम पता है कि अगस्त्य तारे का मास सूर्य से 100 गुना बड़ा है और ये पृथ्वी के दक्षिण दिशा में दिखाई देता है और इसका प्रभाव वहाँ के समुद्रों में पड़ता है और भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। यानी कि जो अगस्त्य मुनि की कहानी हमारे पुराणों में आती है, जिसके अनुसार अगस्त्य मुनि सारा समुद्र पी गए थे, तो ये अगस्त्य तारे द्वारा समुद्र का वाष्पीकरण करना और अगस्त्य मुनि का समुद्र पीना, इन दोनों का संबंध दिखाती है। यानी कि हमारी कहानी सिंबॉलिक है, ये दिखाना चाहती है कि अगस्त्य तारा किस तरह से हमारे समुद्रों के वाष्पीकरण में योगदान देता है। अगस्त्य तारा पृथ्वी से दिखाई देने वाला दूसरा सबसे चमकीला तारा है। पहला चमकीला तारा सीरियस है। दोस्तों, यह दिखाता है कि हमारे प्राचीन संत, हमारे प्राचीन वैज्ञानिक स्पेस साइंस में कितने माहिर थे। इन संतों या कहें कि वैज्ञानिकों ने स्पेस साइंस और दूसरे कई फील्ड्स में बड़े बड़े योगदान दिए थे। चलिए दोस्तों, अगस्त्य मुनि की कहानी भी जान लेते हैं। अगस्त्य मुनि को सप्त ऋषियों में गिना जाता है। अगस्त्य का अर्थ होता है जो चमकीला हो, जो उज्जवल हो, जो दीप्तिमान हो। यानी कि अगस्त्य तारा भी उज्जवल है, दीप्तिमान है, सूर्य से 100 गुना बड़ा है। इसी तरह अगस्त्य मुनि के नाम को भी अगस्त्य तारे की चमक से जोड़ा गया है। अगस्त्य मुनि के समुद्र पीने की कहानी इस तरह की, जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नाम के राक्षस को मार दिया था, तब उसकी सेना जाकर समुद्र में छिप गई थी, जो कि रात को समुद्र से निकलकर देवताओं पर हमला कर देती थी। इससे देवता परेशान हो गए। इसके बाद में वो भगवान विष्णु के पास गए और इसके लिए मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अगस्त्य मुनि के पास भेजा। जब देवराज इंद्र देवताओं के साथ में अगस्त्य मुनि के पास आए, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। तब अगस्त्य मुनि समुद्र के पास में आए और समुद्र के जल को पी लिया। इसके बाद में देवताओं को राक्षसों की सेना दिख गई और उन्होंने उनका संहार कर दिया। ये कहानी शुरुआत में देखने पर माइथोलॉजिकल और थोड़ी अजीब और लॉजिक से परे लगती है,
तो सबसे पहले सुनते हैं उनको लगता है कि कैसे एक इंसान पूरे समुद्र का पानी पी जाता है, और जब दूसरे लोग इन कहानियों पर सवाल उठाते हैं तब हम भी उन्हें मान लेते हैं, लेकिन हमने कभी भी इसे समझने की कोशिश नहीं की। ये कहानी इसीलिए बनाई गई ताकि हमें बताया जा सके कि अगस्त्य तारे का समुद्र के वाष्पीकरण में कितना योगदान है, कैसे सूर्य के साथ में अगस्त्य तारा भी हमारे वर्षा में सहायक है। यह दिखाता है किस तरह हमारे संतों ने अपने सिद्धांतों को, अपनी रिसर्च को इन्होंने एक कहानी में सिंबोलाइज कर दिया ताकि हमें आसानी से समझाया जा सके। क्योंकि एक कहानी अगर हमें सुनाई जाएगी हम उसे अच्छे से याद कर लेंगे, लेकिन एक सिद्धांत, एक सूत्र हमें बताया जाएगा तो हम याद नहीं कर पाएंगे या हम बोर हो जाएंगे। तो इस कहानी के अंदर इसी सिद्धांत को, अगस्त्य तारे द्वारा समुद्र के वाष्पीकरण के सिद्धांत को इस कहानी में सिंबोलाइज किया गया है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया गया। लेकिन आज हम भूल चुके हैं कि इसके पीछे सीख क्या थी, इसके पीछे हमारे संत, हमारे वैज्ञानिक क्या बताना चाह रहे थे। अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र का पानी पीना अगस्त्य तारे का समुद्रों का वाष्पीकरण करना ही है। थोड़ा अगस्त्य मुनि के जीवन पर वापस आते हैं। अगस्त्य मुनि ने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की थी। अगस्त्य मुनि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। लोपामुद्रा एक भौतिकवादी विचारों वाली स्त्री थी और अगस्त्य मुनि के विचार उनसे थोड़े अलग थे। इसके बावजूद दोनों में शास्त्रार्थ होता था, दोनों प्रयास करते थे कि वे अपने अपने मत को सही साबित कर सकें, और लोपामुद्रा ने अगस्त्य मुनि को अपने विचारों से काफी प्रभावित भी किया था। यह दिखा था कि तब के लोग कितने ओपन माइंडेड थे, जो हर चीज को समझने की कोशिश करते थे। अगस्त्य मुनि की एक कहानी विंध्याचल के बारे में भी आती है। जब वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने विंध्याचल को और बड़ा होने से रोक दिया था। इस कहानी के पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अगस्त्य मुनि की प्राचीन मूर्तियां और कहानियां आपको हमारे भारत देश के अलावा विदेशों में भी मिल जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि साउथ ईस्ट के देशों में भारतीय संस्कृति काफी फली फूली थी। कंबोडिया, वियतनाम, जावा, सुमात्रा, इन जगहों पर भी आपको अगस्त्य मुनि की प्राचीन मूर्तियां मिल जाएंगी। यानी कि हमारे ऋषियों द्वारा की गई साइंटिफिक रिसर्च वहां तक भी फैल गई थी। अगस्त्य मुनि को एक तमिल ऋषि भी माना जाता है, जिन्होंने वहां के तमिल साहित्य में काफी योगदान दिया था। अगस्त्य मुनि के शैव, वैष्णव हर संप्रदाय में हर जगह काफी मान्यता है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसके अलावा विदेशों तक भी अगस्त्य मुनि की काफी मान्यता है। आज हम अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हम अपनी संस्कृति को इतनी नफरत की नज़र से देखते हैं कि हम उस पर रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये कहानियाँ क्या बताने की कोशिश कर रही है, किस तरह इन कहानियों में हमारी साइंटिफिक रिसर्च को समाहित किया गया था। अगस्त्य मुनि की कहानियों के बारे में और इनका उल्लेख आपको रामायण, महाभारत के अलावा दूसरे पुराणों में भी आपको मिल जाएगा। अगस्त्य मुनि के बारे में वेदों से लेकर पुराणों तक आपको पता चल जाएगा। अगस्त्य मुनि प्राचीन भारत के वैदिक काल के एक महान खगोलविद थे, जिन्होंने तारों पर, ग्रहों पर, स्पेस साइंस पर काफी रिसर्च की थी। हमारे ऋषि मुनियों का मतलब सिर्फ भगवा उड़कर भजन करना नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तपस्या यानी रिसर्च। ये इस प्रकृति को समझने की कोशिश करते थे और इन्हीं कोशिशों को, नतीजों को इन्होंने कहानियों के रूप में हमारे सामने रखा था। आज हम जब कोई गणितीय सूत्र या साइंस की किताबें पढ़ते हैं तो काफी बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रेशर रखकर उन्हें पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्राचीन भारत में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी, इन सभी सूत्रों को, इन सभी वैज्ञानिक रहस्यों को, इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक कहानियों में समाहित कर दिया था, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ आगे बढ़ती रहे और साइंटिफिक नॉलेज हर पीढ़ी को मिलती रहे। लेकिन आज हमने सिर्फ इन कहानियों को ही याद रखा है, इनके पीछे के लॉजिक को, इनके पीछे के साइंस को हमने भुला दिया है, और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, समय आ गया है और आज की ज़रूरत भी है कि हमें प्राचीन भारत के साइंटिफिक नॉलेज को लोगों के सामने लाना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि वो कितनी महान संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हम ये चीज़ें उन्हें बताएंगे तभी उन्हें अपने प्राचीन भारत के ज्ञान पर गर्व होगा, जो गर्व वो भुला चुके हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारी सनातन संस्कृति की नॉलेज ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं है। दूसरे देशों में जो रिसर्च हुई थी या हो रही है उनकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने ज्ञान को भी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य शुरू से ही इस प्रकृति को समझने की कोशिश करता आया है और सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने साइंटिफिक प्रोसेस में इस प्रकृति को समझने की कोशिश में काफी बड़े योगदान दिए हैं। आचार्य वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कर्णाद, अगस्त्य, ऐसे कई ऋषि मुनि और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया को काफी अनमोल योगदान अलग अलग फील्ड में दिए हैं। गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर, गर्व कीजिए अपने सनातन धर्म पर, गर्व कीजिए अपनी सनातन संस्कृति पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद।